Assalamualaikum. You are watching Zeb FM Digital and I am your host Hazir Irfan Sehgal and this is HR Pavilion Season 2 along with my group member Azruddin, Yusuf Sheikh and Khizar Mansoor, and this show is sponsored by our sir Dr. Kamran Ahmed Sumro. So today we have a guest Aisha Rafiq, who is a talent and OD executive at Compass Pakistan Limited. जी आयशा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा हमें अपने बारे में ज़रा ब्रीफ इंट्रो दीजिए। It's me, Aisha Rafiq. I am working as talent and OD executive at Compass Pakistan Private Limited. It's one of the largest printing and packaging industry. I have almost 3.5 years of experience in HR in different domains like talent acquisition, OD, employee engagement, training and development, and somehow learning and development. वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब आपके पास तो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है। Yes. आई गेस 3.5 इयर्स का। Yes. तो कंपास से पहले भी आपने कहीं काम वाम किया? जी बिल्कुल, मैंने कंपास से पहले जो है वो एक कंसल्टेंसी फर्म में काम किया है। सही। और कंसल्टेंसी फर्म में ये आपके पास एज होता है कि आप डिफरेंट जो है वो कंपनीज के साथ आप काम कर रहे होते हैं। जैसे मैंने हमारे क्लाइंट्स थे आर्टिस्टिक मिलियनर्स के साथ काम किया, मिजान बैंक के साथ काम किया, इसी तरह प्रिंटेड पैकेजेस के साथ काम किया, जुबली लाइफ इंश्योरेंस के साथ काम किया, सबसे बढ़ के शान फूड्स के साथ काम किया। तो मैंने डिफरेंट कंपनीज के साथ काम किया और डिफरेंट कंपनी से डिफरेंट कल्चर सीखे, डिफरेंट चीज़ें सीखी। तो एक बहुत अच्छा स्कोप रहा मेरा। और फिर कॉम्पस में आई तो कॉम्पस में जो है वो ये बिल्कुल एक डिफरेंट इंडस्ट्री थी प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग की। तो ये एक अलग ही मतलब वो था। जब यहाँ नहीं आई थी मैं तो मुझे अंदाजा नहीं था कि पैकेजिंग होती क्या है, बस हम चीज़ें लेते थे, खा लेते थे। लेकिन जब से मैंने कॉम्पस ज्वाइन की तो अब क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो सबसे पहले उसके पीछे चेक करते हैं कि पैकेजिंग किसने की है। तो अब जब हमारी कंपनी का लोगो होता है तो हमें वो इतना अच्छा लगता है, इतना प्राउड फील होता है कि भाई हमारी कंपनी ने बनाया प्रोडक्ट। तो इस तरीके का। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा आयशा, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आपके ओपिनियन में एक अच्छी सीवी क्या है? कि अगर फॉर एग्जांपल कैंडिडेट आ रहा है, अप्लाई कर रहा है, तो आपकी नज़र में क्या ऐसी एक अच्छी सीवी में क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपको या किसी भी एम्प्लॉयर को अट्रैक्ट कर रही है? तो फ्रॉम माय ओपिनियन एक अच्छी सीवी जो है, अ गुड सीवी शुड बी रियलिस्टिक, कंसाइज और शॉर्ट। रियलिस्टिक से मुराद ये है कि उसमें जो आपने लिखा हुआ है ना वो आपने एक्चुअली किया हुआ। ठीक है। अब मैं इसकी एग्जांपल दूंगी। अभी हमारे पास रिसेंटली जो है वो एक लीड फायरमैन की वैकेंसी थी। ठीक है। तो लीड फायरमैन की वैकेंसी के लिए हमारे पास ये रिक्वायरमेंट थी कि उसने लीड फायरमैन का कोर्स किया हुआ। ठीक है। अब मेरे पास एक सीवी आई, 6 पेज की वो सीवी थी। ठीक है। 6 पेज की सीवी में उसने लिखा हुआ मैंने आयोश किया हुआ है, निबोश किया हुआ है, लीड फायरमैन का कोर्स किया हुआ है, डिफरेंट उसने जो है ना मतलब कोर्सेज वगैरह। तो अब हमने सीवी देखी, अब हम तो इम्प्रेस हो गए कि भाई इसने तो इतने सारे कोर्सेज किए हुए, सब कुछ किया हुआ। लेकिन जब वो बंदा हमारे पास आया तो जब हमने उसका इंटरव्यू लिया तो उसको बेसिक फायरमैन की चीजें भी नहीं पता थी। अच्छा। तो वी वर टू शॉक कि भाई इसने इतना कुछ, इतने सारे कोर्सेज में क्या किया। तो इसका मतलब ये कि वो रियलिस्टिक नहीं था कि उसने बस लिखा हुआ था लेकिन उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो जो है उसने वाकई किया। बस वो एम्प्लॉयर को अट्रैक्ट करने के लिए शॉर्ट सीवी होनी चाहिए। आप ठीक है, आपका 13-14 साल का एक्सपीरियंस है तो समझ में आता है, लेकिन क्या है आप फ्रेश ग्रेजुएट हो, आपने 3 पेज की सीवी बनाई हुई, क्यों? वो तो मेरा जाहिर सी बात है। 3 पेज की सीवी में क्या लिखा हुआ है? अब एक चीज आपने इंटर्नशिप की है, इंटर्नशिप का 3 से 4 लाइन में आपको बस ये जो है ना लिखना चाहिए कि भाई मैंने क्या क्या किया था। अब क्या होता है डिफरेंट, आज भी मैं एक सीवी देख रही थी उसने इतना कुछ लिखा हुआ कि टेलीफोनिक इंटरव्यूज, फिर स्क्रीनिंग इंटरव्यूज, दोनों को मतलब एक ही है। तो अलग अलग बुलेट पॉइंट्स करके लंबी करने की जरूरत नहीं थी। तो इस तरह लोग करते हैं कि सीवी को बस पढ़ाने के, जैसे हॉबीज लिख देते हैं कि हॉबीज में मुझे सिंगिंग पसंद है, कुकिंग पसंद है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए कि एक तो रियलिस्टिक हो, शॉर्ट, जितना कंसाइज बात लिखी हुई होगी उसमें उतना ही ज्यादा नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर कोई अपनी हॉबी लिख रहा है सीवी में और वो अपनी शौक हॉबीज बता रहे तो ये तो एक एम्प्लॉयर के लिए अच्छा है ना, क्योंकि अगर हम लोग देखें कि जैसे कॉम्पास में भी होता होगा कि डिफरेंट क्रिकेट और मैचेस वो करवा रहे हैं, फुटबॉल करवा रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज को इधर उधर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो वो तो एक जब उसकी हॉबीज मेंशन होंगी तो उससे हम लोग मतलब एक कंपनी को आप यूं बोल सकते हैं कि वैलिडेट कर सकती है कि ज्यादातर एम्प्लॉयज को क्या पसंद है। ऐसा ही, लेकिन ये कि एक हॉबीज चले 1-2 मेंशन कर दी, कुछ लोग तो पूरा एक पार्ट इसको एक पैराग्राफ बना देते हैं कि ये चीजें आपको पसंद है। वही आपकी बात, कंसाइज होना चाहिए। हाँ, कंसाइज होना चाहिए। ये नहीं कि भाई हर चीज ही मेंशन कर दी है। बहुत सारी चीजें आप सीवी में ना मेंशन करें, आप फेस टू फेस करें। अब लोगों ने 1 घंटे का कोई सेशन लिया होता है वो भी सीवी में लिख देते हैं, तो वो इतना रेलेवेंट लगता है। बिल्कुल आप बिल्कुल जो है वो जो रेलेवेंट चीजें बस वो मेंशन करें। कुछ चीजें आप वर्बली बोलने के लिए रखते हैं कि वो सीवी में मेंशन नहीं हो
लेकिन आप जब एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप जा रहे हैं तो आप उस टाइम पे वो बोल दें। बिल्कुल सही। अच्छा आयशा, अब हमें थोड़ा बताएं कि जैसे आपके माशाल्लाह 95,000 फॉलोवर्स हैं लिंक्डइन पे, तो मतलब आपकी नज़र में या आपके ओपिनियन में एक अच्छी लिंक्डइन पर प्रोफाइल क्या होती है या कैसे बना सकते हैं? देखिए, लिंक्डइन की प्रोफाइल के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आपने वहाँ पे अपनी एजुकेशन और अपने एक्सपीरियंस जो है ना वो अपडेट रखना होता है, ठीक है। और उसके अलावा वहाँ पे एक हैशटैग का ऑप्शन होता है जो आपकी प्रोफाइल में आपके नाम के बिल्कुल नीचे होता है, तो आप उसमें जो है वो उसमें 5 ही, आप 5 से ज्यादा नहीं लिख सकते। अब मेरी प्रोफाइल में आप देखेंगे तो 5 में क्या लिखा हुआ है, टैलेंट एक्विजिशन, ओडी, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, यानी कि वो कोई भी बंदा, कोई भी एम्प्लॉयर है, वो मेरी अगर प्रोफाइल देखेगा तो सबसे पहले उसकी नजर ये पड़ेगी कि बिल्कुल 5 वर्ड्स में मैंने बता दिया कि मुझे क्या क्या आता है या मैंने क्या क्या किया हुआ है, ठीक है। अब एक प्रोफेशनल पिक्चर आप उसमें लगाएं लाजमी। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि इतनी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे होते हैं लेकिन उन्होंने अपनी प्रोफेशनल पिक्चर नहीं लगाई हुई होती है, तो प्रोफेशनल पिक्चर जरूर अपनी उसमें अपडेट करें और अपनी जो एजुकेशन और एक्सपीरियंस का जो हुआ है वो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें और कैजुअल तस्वीरें वगैरह से अवॉइड करें। और कोई जो है वो आपकी जो है आपने कोई सर्टिफिकेशंस की है तो ये सब वो बहुत मेंशन करना बहुत जरूरी होता है लिंक्डइन। अब जैसे कि आजकल बहुत फनी पोस्ट आना शुरू हो गई है लिंक्डइन पे और बहुत सारे लोग उसको शेयर कर रहे होते हैं, जैसे इट्स लाइक बिकम अ फेसबुक नाउ। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये कि देखिए थोड़ा बहुत फन क्रिएट करने के लिए अगर कॉर्पोरेट मीम्स होती हैं, आपको वो रिलेटेबल लगती है तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे कुछ होना चाहिए कि मैं भी कभी कभी शेयर कर देती हूं। कॉर्पोरेट का तो सही है कि वो आप उससे रिलेट कर रहे होते हो समाओ। जैसे आजकल जो है वो एक मतलब एक पोस्ट थी कि जो लोग जो है वो चेयर के लिए बहुत ज्यादा वो होते हैं अपनी ऑफिस में कि ये मेरी चेयर है, वो पहचान लेते हैं। मैं मेरा खुद का भी रोज की रूटीन है कि मैं जाती हूँ, मुझे पता लग जाता है कि ये मेरी चेयर नहीं है, तो मैं ढूंढ रही होती हूँ कि मेरी चेयर कहाँ है। तो ये जब मैंने ये पोस्ट शेयर की थी तो सबसे ज्यादा मुझे इस पोस्ट पे जो है ना रीच मिली थी, क्योंकि हर बंदा उससे रिलेट कर रहा था, हर बंदा ही ऐसा कर रहा था। तो कॉर्पोरेट मीम्स अगर वो है तो वो आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन इररिलेवेंट जो मीम्स लोग शेयर करते हैं वो उससे अवॉइड करना चाहिए। चले, ये तो फिर अच्छी बात है। अच्छा, और दूसरा ये बताएं कि मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल जितनी स्ट्रांग हो वो आपके करियर के लिए काफी इफेक्टिव होती है या नहीं होती है? बिल्कुल ऐसा ही है, आपकी करियर के लिए वाकई बहुत इफेक्टिव होती है, क्योंकि देखें पहले जो है वो लोग जो है वो इतना लिंक्डइन को इतना फोकस नहीं करते थे, लेकिन अब कंपनीज क्या करती हैं, सबसे पहले आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ही व्यू करती हैं। सबसे पहले वो जब आपको अप्रोच कर रही है, लिंक्डइन के थ्रू ही अप्रोच कर रही होती है, तो वो सबसे पहले आपकी आईडी देखती हैं कि आपकी आईडी में क्या क्या चीजें, आपने क्या क्या चीजें, क्या आपकी एजुकेशन है, क्या आपका एक्सपीरियंस है, तो ये सारी चीजें ही वहां से वो देख रही थी, तो करियर पे तो बहुत इफेक्ट पड़ता ही है। अच्छा, अब जैसे आप एचआर डिपार्टमेंट में होती हैं तो वाकई में कंपनीज लिंक्डइन प्रोफाइल स्टॉक करती हैं या कैंडिडेट्स की लिंक्डइन प्रोफाइल्स देखती हैं? बिल्कुल, क्योंकि आजकल आप देखें काफी वेबसाइट्स आ गई हैं जहां पर आप फॉर एनी XYZ जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो, तो वहां पर फिर मतलब वाकई मतलब एचआर जाता है उनके लिंक्डइन पे जाके सर्च करता है? बिल्कुल ऐसे ही है। पहले लोग क्या करते थे कि डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं आपके, फेसबुक वगैरह को स्टॉक किया जाता था, लेकिन नाउअडेज लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल व्यू करते हैं, लिंक्डइन पे चेक करते हैं कि जो है वो आपकी क्या एक्टिविटीज रहती हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ मेंशन होता है कि आपने क्या लाइक किया है, क्या किस तरह की पोस्ट आप लाइक करते हो, किस तरह के आप कमेंट्स करते हो, तो ये चीजें बहुत एचआर वाले चेक करते हैं। मतलब आप यूं समझे लिंक्डइन एक सोशल आपकी सीवी हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है, सोशल सीवी है, क्योंकि उससे आपके एक तो एजुकेशन एक्सपीरियंस तो पता चल ही रहा है, साथ में ये भी पता चल रहा है कि आप कल्चर फिट में हो या नहीं हो, कि आप हमारे कल्चर में फिट कर सकते हो। हम जैसे मैं अगर किसी की व्यू करूंगी तो मैं उसको उसकी जो लाइक्स और जो कमेंट्स है उसी से जज कर लूंगी कि वो हमारे कल्चर में फिट कर सकता है या नहीं कर सकता। ये थोड़ा समझाइएगा कि मतलब लाइक्स और कमेंट्स से आप कैसे मतलब उसको कैंडिडेट को जज कर रही हैं कि ये फिट कर रहा है नहीं कर रहा? अब कोई ऐसा जैसे फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो हर किसी का अपना वो, अब कोई अगर बहुत ज्यादा रिलीजियस पोस्ट कर रहा है, उसमें रिलीजियस कमेंट्स कर रहा है और पॉलिटिकल ज्यादातर पॉलिटिकल, अब लिंक्डइन पे भी आजकल मैंने देखा है पॉलिटिकल पोस्ट बहुत आती है, तो बहुत ज्यादा अगर वो पॉलिटिकल पोस्ट शेयर कर रहा है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पोस्ट को लाइक कर रहा है, तो वो इररिलेवेंट लगेगा, कि वो फिर वो प्रोफेशनल नहीं लगेगा। तो इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए लोगों को, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे लोगों को तो पता ही है कि लोग व्यू करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये आइडिया ही नहीं है कि उनकी जो है वो एम्प्लॉयर जो है वो आपको इंटरव्यू से पहले ही आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल व्यू कर ले। बहुत सारे लोग तो मैंने ऐसे भी एक्सपीरियंस किया है कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपकी जो है वो प्रोफाइल खोल के बैठे होते हैं, फिर वो उस टाइम देख के बता रहे होते हैं कि अच्छा आपने ये भी लाइक किया हुआ है और आप जो है ना ये वाली पोस्ट आपने क्यों लाइक की थी। ऐसा 1-2 लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि अच्छा आपने ये पोस्ट लाइक की हुई है, तो ये आपको इसमें आपको क्या पसंद आया, तो आपको वो जवाब देना भी पड़ता है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय आपके पास अपना इंटरव्यू देने आ रहा है,
उसके मतलब उस कोई टिप्स दें कि वो अपने आप को इस तरह इंट्रोड्यूस करवाए तो वो एम्प्लॉयर को पसंद भी आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखें, फिर वही बात आ जाएगी कि आप जो है जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा कंसाइज हो, 2 to 3 लाइंस का हो, ठीक सही है। है। आप उसमें से अपना नाम बताओ, आप ये बताओ आपकी एजुकेशन क्या है और पोजीशन क्या है, पोजीशन के हिसाब से आप बताओ कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, बिल्कुल। ठीक है। ये जो इररिलेवेंट लोग बताते हैं कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, रिहाइश यहाँ, पहले मैं यहाँ रहता था, अब मैं यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ, और इस तरह की हॉबीज का बताने लग जाते हैं कि लंबी, मतलब जो मेन चीज होती है ना, मेन फोकस होता है आपको पहले एजुकेशन, और एजुकेशन के बाद एक्सपीरियंस। सही। इररिलेवेंट चीजें इंटरव्यू नहीं सुनना चाहता, बिल्कुल, ठीक है। वो CV में already लिखी है। अगर कोई ऐसी बात है, जैसे आपने कहा था पहले भी, आपने मेंशन किया कि वो करिकुलर एक्टिविटीज में बंदा इन्वॉल्व होता है, वो आपसे इंटरव्यू खुद पूछे तो आप उसको इन ब्रीफ बता दो कि भाई मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है या कुछ इस तरह का। बहुत सारे इंटरव्यू पूछते हैं कि आपको बुक्स का शौक है, बिल्कुल। तो आप बुक्स का बता दो कि बुक्स पढ़ने का शौक है, या फिर वो आपसे थोड़ा पूछेगा कि कौन सी बुक, किस तरह की बुक्स पसंद है, या बुक्स के आपने नाम बता दिए, तो इस तरीके से। लेकिन अगर आपसे इंटरव्यू नहीं पूछ रहा है तो आप रेलेवेंट बातें ना बताएं, सिर्फ जो कंसाइज बातें हैं, जो आपका एजुकेशन है, आपका एक्सपीरियंस है, सिर्फ वही बनाएं। अच्छा, और जैसे कि कभी कभी एम्प्लॉयर्स पूछते हैं कैंडिडेट से कि आपके पास कोई सवाल है या आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप उनसे पूछें, तो ऐसे क्या क्वेश्चंस हैं जो एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से जहाँ इंटरव्यू देने गया वो पूछ सकता है? ठीक है, पहले जो है ना इस चीज को इतना ज्यादा जो है ना लोग वो फोकस नहीं करते थे कि कोई अगर एम्प्लॉयर पूछ भी रहा होता तो आप कोई सवाल नहीं पूछते थे। बट जो अब करंट एरा है, इसमें लोगों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई है, तो अब जो फ्रेश ग्रेजुएट है ना, वो भी हमसे इतने इतने सवाल पूछ लेते हैं कि हम हैरान हो जाते हैं कि इसका दिमाग इतना आगे तक जा रहा है। तो अब फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं, वो हमसे क्या पूछते हैं, एक एक चीज पूछते हैं कि सैलरी क्या होगी, जेडीज क्या होंगी, हमारे जेडीज बता दें हमें फर्स्ट उस पे ही। तो हम हैरान होते हैं कि ये भी फ्रेश ग्रेजुएट से भी पता है कि जेडीज के कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। इसके अलावा वो हमसे बेनिफिट का पूछ रहे होते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जैसे अब मेरी कंपनी पोर्ट कासिम में, तो पोर्ट कासिम में सबसे पहले यही पूछा जाता है ट्रांसपोर्ट है या नहीं है, बिल्कुल। चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, ट्रांसपोर्ट पूछता है, या फ्यूल की फैसिलिटी है या नहीं है। तो बेनिफिट्स लोग पूछ लेते हैं, और पूछना भी चाहिए, बिल्कुल। अभी जो करंट एरा है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इसकी बेस पे लोग मेडिकल का बहुत पूछते हैं। अच्छा। चाहे फ्रेश ग्रेजुएट है चाहे वो एक्सपीरियंस बंदा है, वो हमसे पूछता है कि मेडिकल क्या है, ठीक है। फिर मेडिकल में फिर और पूछते हैं मजीद फर्दर के सेल्फ पे है या फिर जो है फैमिली इंक्लूडेड होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं लोग, और पूछने भी चाहिए। अच्छा, आप लोग जब हायरिंग कर रहे होते हैं तो आप लोग की क्या स्ट्रेटेजी है हायरिंग करते हुए कि आप लोग ये चीजें कैंडिडेट्स में देखते हैं? इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम पोजीशन टू पोजीशन। क्या पोजीशन है हमारे पास, उस बेस पे हम देख रहे होते हैं, स्ट्रेटजी उसी टाइम पे बने। अब जैसे ऑपरेटर लेवल पे है तो हम डायरेक्ट उसका एक्सपीरियंस देखेंगे कि उसका एक्सपीरियंस इज रेलेवेंट। अब जैसे हमारे डिपार्टमेंट से लैमिनेशन डिपार्टमेंट है, एक्सट्रूजन डिपार्टमेंट है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, सबसे पहले सीवी में यही चेक कर रहे होते हैं कि उसका उस रेलेवेंट डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है या नहीं है। क्योंकि जब पैकेजिंग इंडस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री है, तो आप ये नहीं कि टेक्सटाइल के कोई बंदे हो तो वो फिट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जिसमें आप दूसरी इंडस्ट्री का बंदा ले सकते हो, लेकिन पैकेजिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको इररिलेवेंट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस बनना ही चाहिए होता है। अब जैसे हमारा एक्सट्रूजन डिपार्टमेंट है, तो वो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, तो एक्सट्रूजन के लिए हम ये नहीं कर सकते कि हम किसी और कंपनी का या किसी और इंडस्ट्री का बंदा उसके लिए देख ले। तो हम स्पेशली यही देखेंगे कि वो एक्सट्रूजन डिपार्टमेंट का ही बंदा हो। तो अब वो होगा। लेकिन अगर जैसे हमारे पास दूसरी कोई ऐसी वैकेंसी है, जैसे HR मैनेजर की है या HR एग्जीक्यूटिव की है या बस सप्लाई चेन से रिलेटेड कोई है, तो उसके लिए फिर हमारी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी। उसके लिए फिर हम उसकी एजुकेशन भी देख रहे होंगे, हर चीज मैटर कर रही होती है। और प्लस ये कि कंपनीज का भी ये होता है कि जो है वो, जैसे अब हमारी कंपनी है तो हम लोग ये देख रहे होते हैं कि हम जहां जहां ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वहां के बंदे जो है वो हम लें। मतलब जैसे हमारी ट्रांसपोर्ट जिन जिन एरिया से गुजर के आ रही होती है, तो फिर हम फोकस करते हैं कि उन्हीं लोगों को हम जो है वो केटर करें, ना कि हम किसी ऐसे बंदे को करें जिसको हम वो फैसिलिटी ना दे सके, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा अगर कोई हमें रेलेवेंट एरिया से अगर बंदा ले लेंगे। तो हमारा ये फोकस होता है मेन कि हम ये देख लें कि वो किस एरिया से आ रहा है। मतलब आप नियर बाय हायरिंग करते हैं। सही है। अच्छा, मेरा एक और ये सवाल है कि आप लोग मतलब जब हायरिंग कर रहे होते हैं तो आप लोग को कहीं ना कहीं से मतलब जैसे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनीज में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो आपको बताते हैं कि हमें इस तरह नीड है बंदे की, तो आप लोग हायरिंग करें। तो आप HR इसको खुद आगे प्रोसेस करता है या स्पेसिफिक मैनेजर को या डिपार्टमेंट्स मैनेजर्स को जो कि HOD वगैरह भी हैं उनको साथ इंटरव्यू में या पैनल इंटरव्यू में बिठाता है और उनसे एक इवेल्युएट करवाता है कि हाँ ये जो एम्प्लॉय है ये हमारे नीड्स पे उतर भी रहा है, फुलफिल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या सिर्फ ये
सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली एचआर ही डिसाइड करता है, डिसीजंस नहीं लेता है? ऐसा नहीं है, इसमें भी ये हो रहा होता है कि आप पोजीशन पर डिपेंड कर रहा होता है। अब जैसे कोई स्टाफ लेवल का स्टाफ से नीचे, पहले हम वर्कर की बात करते हैं, अगर हम किसी वर्कर का इंटरव्यू कर रहे हैं तो हम वो एचआर का एक बंदा या रिप्रेजेंटेटिव होगा और एक जो है वो डिपार्टमेंट एचओडी होगा, एचओडी या डिपार्टमेंट का कोई जो स्पोक पर्सन है वो आके इंटरव्यू लेगा, ठीक सही है। है। लेकिन जब बात आती है स्टाफ की या मैनेजमेंट लेवल की, तो स्टाफ और मैनेजमेंट लेवल में ये होता है कि जैसे पैनल ऑफ इंटरव्यूज होते हैं। पहले सबसे पहला इंटरव्यू मैंने टेलीफोनिक इंटरव्यू किया, सही। बीइंग अ टैलेंट पर्सन, ठीक है। फिर उसके बाद जब उसका सेकंड इंटरव्यू होगा तो वो डिपार्टमेंट का एचओडी लेगा। फिर थर्ड इंटरव्यू, क्योंकि वो एक मैनेजमेंट लेवल का बंदा है, तो वो जो है वो हमारी जो लीड मैनेजमेंट है, जैसे हमारे एचआर हेड हैं, हमारे जो है वो जीएम है, वो बैठ के फिर उसका इंटरव्यू लेते हैं और फिर वो फाइनलाइज कर रहे होते हैं कि कौन सा बंदा हमने रखना है। सही, ये तो बल्कि बहुत अच्छा वो सिस्टम है कि डिपार्टमेंट हेड को एक्चुअली Department पता है कि वो जो हायर कर रहे हैं, हाँ, उसी के पास काम करेगा, एचआर ऐसे के ही पास है, काम क्योंकि नहीं कुछ करेगा। कंपनीज होती हैं वो हायर कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो जो रिसोर्स को हायर करते हैं उनके किसी काम का नहीं होता, फिर वापस से उसको ट्रेनिंग दो और उस पे बेसिकली इन्वेस्टमेंट है ये भी कि ऐसा आप ही है, ट्रेनिंग बिल्कुल दे रहे हैं, तो फिर वो फायदा नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, फिर थोड़ा ये बताएं कि मतलब आप लोग लिंक्डइन के अलावा और कौन कौन से चैनल्स यूज करते हैं अपनी जॉब को एडवर्टाइज करने के लिए? ठीक है, फॉर मी मैं सिर्फ लिंक्डइन ही यूज करती सही हूँ, है। ठीक है, क्योंकि मेरे इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, मुझे Exactly. कभी भी सीवीज के लिए इधर उधर मतलब भागना नहीं भागना पड़ा। पड़ा। मैं या तो लिंक्डइन पे पोस्ट करती हूँ या पे मैं डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आजकल तो बहुत ज्यादा इन हुए में व्हाट्सएप जॉब ग्रुप्स होते हैं, वहां मैं पोस्ट कर देती हूँ तो मुझे सीवीज मिल जाती है। लेकिन डिफरेंट कंपनीज है, इंडीड यूज कर रही होती है, रोजी तो खैर अब बहुत ज्यादा पीछे चला गया है, रोजी अच्छा। एक जमाने में लोग यूज बिल्कुल, रोजी तो बहुत एक वक्त में जब peak मैं होता था। कंसल्टेंसी में थी तब हम rosie.pk यूज करते थे। सही है। लेकिन अब तो रोजी का जमाना नहीं है, और वैसे इंडीड पे लोग कर लेते हैं, लेकिन मैं लिंक्डइन पे ही पोस्ट करती हूँ, लिंक्डइन पे ही रीच आ जाती है। और अगर वहां से भी नहीं मिल रहा होता तो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डिफरेंट नहीं, अब जैसे कुछ लिंक्डइन पे वो एचआर वाले ही होते हैं, वो अपनी पोस्ट तो डालते हैं लेकिन वो बोलते हैं डीएम टू अप्लाई, तो ये तो काफी मेरे हिसाब से अनप्रोफेशनल काम हुआ, क्योंकि एक तो उनके डीएम भी लॉक होते हैं, हाँ। फिर कोई ईमेल भी नहीं है, तो मतलब एम्प्लॉय ने अगर वो करना है, अप्लाई करना है, तो वो कैसे करे? एक्चुअली वो कुछ टैक्टिक्स होती हैं, कुछ एचआर वाले इस तरह वो टैक्टिक यूज कर रहे होते हैं कि वो आपको उसको जो है ना डीएम करने के लिए कनेक्शन रिक्वेस्ट लाजमी भेजनी पड़ेगी। हाँ, वो बिल्कुल। भेजेगा, उनका फॉलोअर बढ़ जाएगा और इस तरह वो डीएम करेगा। सही। तो ये भी स्ट्रेटेजीज होती हैं डिफरेंट लोगों की, तो डिफरेंट उस हिसाब से लोग चल रहे होते हैं। सही, तो आप इस चीज को मतलब सपोर्ट करती हैं या नहीं? कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी पोजीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें जो है वो डीएम ही करवाना पड़ता है, कि हम उसमें मेंशन नहीं कर सकते जीमेल। कभी कभी जो है वो एचआर वाले भी मजबूर होते हैं, अच्छा। तो वो उनको पीछे से ऑर्डर होता है कि आपने ये पोजीशन करनी है, लेकिन वो मेंशन नहीं करना है, JD किसी mention को नहीं बताना नहीं है। सही। तो फिर हमें जब उस तरीके से करनी होती है तो फिर हमें तो ऐसे ही करना पड़ता है कि आप डीएम करें सीवीज, तो हम शॉर्टलिस्ट करेंगे। सही। अच्छा, फिर ये बताएं कि आप लोग मतलब जब किसी कैंडिडेट को हायर कर रहे होते हैं तो उसमें आप लोग क्या चीजें सबसे ज्यादा देखते हैं? मतलब टेक्निकल स्किल्स देखते हैं या उसका कल्चर आपके लिए मैटर करता है, या जैसे आजकल होता है ना काफी कि नीडफुल्स को प्रेफर किया जाता है कि इन्फ्लेशन सबके सामने है, तो नीडफुल को भी वो प्रेफर किया जाता है, तो आप लोग का मतलब कंपनी का क्या वो स्ट्रेटेजी है? अच्छा, कंपनी का देखिए, जब एक इंटरव्यू हम ले रहे होते हैं तो उसमें एचआर का रिप्रेजेंटेटिव भी होता है और डिपार्टमेंट हेड भी होता है। सही। तो जो टेक्निकल स्किल्स होती है वो डिपार्टमेंट हेड देख रहा होता है कि बिल्कुल। वो उसको इवैल्यूएट कर रहा होता है, और कल्चरल फिट है या नहीं है वो एचआर देख रहा होता है। सही। तो टेक्निकल स्किल्स के लिए तो वो जो हमने अपने साथ डिपार्टमेंट का हेड बिठाया होता है वो उससे पूछ लेता है कि क्या क्या चीजें हैं, लेकिन जो कल्चरल फिट है वो एचआर देख रहा होता है, उस कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू, उसकी जो वे ऑफ टॉकिंग है वो किस तरीके से बिल्कुल। बात कर रहा है, किस बात का क्या जवाब दे रहा है, उससे हम रिलेट करके देख रहे होते नहीं, हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसकी टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, पसंद आया एचओडी को, लेकिन कल्चर फिट के हिसाब से वो सही नहीं बैठ रहा, तो उसके पे क्या होता है? वो भी डिपेंड कर होता है। अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो आपको फोर्सफुली कह दे कि भाई नहीं, ये बंदा मुझे समझ में आ गया, यही बंदा चाहिए, तो फिर हमें मजबूरन करना ही पड़ता है, अदरवाइज फिर हम किसी और कैंडिडेट की तरफ जाते हैं। सही। और कि- फिर कभी कभार ऐसा भी होता होगा कि मतलब बॉस आपको एक परफेक्ट कैंडिडेट मिल जाता है अपनी जॉब के लिए या जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, तो लेकिन वो मतलब रिजेक्ट कर दे आप लोग का प्रपोजल, तो फिर आप लोग क्या स्टेप्स लेते हैं कि उसको वापस से अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए या उसको बुलाने के लिए, या आप लोग मूव ऑन करते हैं दूसरे एम्प्लॉयज की तरफ? अच्छा, वैसे जो है ना ज्यादातर जो है वो इस तरह के जो केसेस आते हैं तो उसमें जो है वो बंदे को रिटेंशन, मतलब वो उसको रिटेन कर लिया होता है। तो इस तरह के मेरे इस करियर में 3 से 4 लोगों ने इस तरह किया कि उन्होंने वो हमारी ऑफर साइन कर ली और उसके बाद जो है वो उनकी कंपनी ने वही ऑफर काउंटर की और फिर उन्होंने वहीं पर
बंदा, क्योंकि हर बंदा जो है इकोनॉमिक सही। कंडीशन के हिसाब से देख रहा होता है कि बिल्कुल, अगर बिल्कुल। यही पैकेज मुझे जो है इसी कंपनी में मिल रहा है तो मैं यहाँ पे पहले से ही काम कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल। किसी नई कंपनी में जाऊंगा, मुझे फिट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इससे बेहतर ये है कि मुझे ये दे रहे हैं, मैं रिटेन हाँ, हो वो जाता हूँ। ऑब्वियसली वहाँ पे वो कंफर्टेबल भी होता है, एक अपने कंफर्टेबल जोन में भी तो होता फिर है। इसलिए वो रिटेन हो जाता है। तो अब हम उसको फोर्सफुली तो नहीं कह सकते, अगर नहीं। कोई बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है और हमें उससे मतलब अपनी तरफ अटैक करना है तो हम उसको बेनिफिट बढ़ा के दे देते हैं या थोड़ा और पैकेज बढ़ा के कि वो शायद आ जाए, लेकिन अदरवाइज हम ये करते हैं कि फिर नेक्स्ट कैंडिडेट की तरफ चले जाते हैं। और हम हमेशा, हमारी कंपनी की स्ट्रेटेजी यही है कि हम कभी एक बंदा नहीं करते, अच्छा। हम 3 बंदे जो है वो सिलेक्ट करते हैं कि एक अगर डिक्लाइन करे तो हम फौरन प्लान बी की तरफ चले जाएं। सही। ये ना हो कि Short हमें के साथ- दोबारा से हाँ। जो है वो दोबारा से वो पोस्टिंग करनी पड़े, दोबारा से हमें इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट करना पड़े, तो हम हमेशा जो है वो प्लान बी तैयार रखते हैं। तो मतलब आप लोग 3-4 बंदों की शॉर्टलिस्टिंग करते हैं? 3 जो है वो हम फाइनल स्टेज तक पहुंचाते हैं, 3 को, सही है। ताकि एक डिक्लाइन करे तो दूसरा भी कर दे, अगर तो तीसरा। फौरन से हम कि हमें ज्यादा लंबा मतलब प्रोसेस दोबारा रिपीट ना करना। हाँ, और उन दोनों से आपको ये भी आइडिया हो जाता होगा कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं जो तीसरे वाले पे हम वो करें। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। सही। अच्छा, कोई टिप्स के मतलब एस्पायरिंग एचआर के लिए कोई टिप्स? एचआर के लिए सबसे बड़ी टिप यही है कि एचआर जिस तरह बोलते हैं कि वी विल लेट यू नो, तो प्लीज लेट यू नो कि ये ना हो कि वो कैंडिडेट जो है ना, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, हम एक लोग जो है वो इतनी दूर दूर से अपना इतना फ्यूल लगा के इंटरव्यू के लिए आते हैं, तो उनका ये जो है वो मतलब हमारा ये फर्ज है कि हम उनको जो है एटलीस्ट बताएं कि वो रिजेक्ट हुए हैं या सिलेक्ट हुए हैं। बहुत सारे ऐसा होता है कि वो हम उनको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू तो एक आसरा दे देते हैं कि आप सिलेक्ट हो गए, उसके बाद वो महीने तक बैठे होते हैं, हम उनको कुछ जवाब ही नहीं देते। अब वो हमसे जो कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, हमें कॉल करते हैं, हम कॉल नहीं उठाते। बीइंग एन एचआर पर्सन कभी कभी वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि हर एम्प्लॉय को मैं जो रिस्पॉन्स करती हूँ, लेकिन बहुत सारे एचआर ऐसे होते हैं, मैंने लिंक्डइन पे भी पोस्ट देखी है कि जो उससे मुझे अंदाजा है कि बहुत सारे एचआर ऐसे होते हैं जो रिप्लाई भी नहीं करते। तो ये जो है वो बहुत गलत है। तो मैं एचआर वालों को यही बस एक एडवाइस करूंगी कि आप जब बोलते हैं तो आप जरूर जो है वो लोगों को जो है वो बताएं कि वो रिजेक्ट। बिल्कुल। आज ही एक ये लोगों का फर्ज है। आज ही एक ऐसा ही मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि एक साहब है, उन्होंने आके बोला कि मैंने यहाँ इंटरव्यू दिया था तो 1 महीना हो गया कोई कॉल नहीं आई है, तो आप मुझे एचआर से मीटिंग करवा दें। अब ऑब्वियसली हमें अलाउ नहीं है कि हम उनको डायरेक्ट एचआर के पास भेज दें, क्योंकि वो बाहर का कोई बंदा है और अगर वो फिट हुए होंगे तो उनको जरूर कॉल आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे तो ये भी एक चीज गलत है कि एम्प्लॉइज खुद अप्रोच करते हैं या प्रेशराइज करते हैं कंपनीज को कि नहीं यार आप हमें हायर करो। बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये कि आप रिजेक्शन ईमेल एक चला दें तो उसको वो बंदा आसरे पे ना रहे, तो उसको हाँ। पता हो कि मैं रिजेक्ट हो गया। जैसे ये चीज मैं अगर गलत नहीं तो शायद रोजी पे ही है या हाँ शायद rozi.pk पे ही है कि वो लोग ना अपने एम्प्लॉय को बता देते हैं कि आप सिलेक्ट हुए या नहीं हुए। तो ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे ही होना। ये ना हो कि वो मतलब बंदा जो है वो बीच में लटका हुआ है, उसे समझ में बहुत सारे ऐसे नीडी लोग भी होते हैं, मैंने खुद देखा, एक्सपीरियंस किया है कि वो बहुत मेहनत बहुत मुश्किल से जो है वो इंटरव्यू तक पहुंचे होते हैं। तो अगर हम उनको ये नहीं बताएंगे कि वो रिजेक्ट हुए, वो एक मतलब एक आसरे में रहते हैं कि पता नहीं हम सिलेक्ट हुए या नहीं हुए। और समटाइम ऐसा होता है कि 1-2 महीने तक हम एचआर वाले क्या करते हैं, लटका के फिर एकदम से उनको ऑफर कर रहे होते हैं। बिल्कुल। ये भी बहुत गलत है। ये भी गलत है। तो या आप उनको इन्फॉर्म कर दें कि प्रोसेस में है या होल्ड हो गया या कुछ भी, लेकिन आप अप्लाई 3 महीने पहले ही किया, रिस्पॉन्स आ रहा है उसके बाद 3 महीने बाद होल्ड हो गया, तो भी आप बताएं कि पोजीशन होल्ड हो। बहुत बीइंग एन एचआर पर्सन मुझे इस बात का अंदाजा है कि बहुत सारी पोजीशन ऐसी होती है जो पीछे से होल्ड हो जाती है, लेकिन आप उसको इन्फॉर्म करो ताकि उसको पता हो कि हाँ भाई ये पोजीशन होल्ड हुई है, जब ये होल्ड से हटेगी तो हमें अप्रोच कर लिया जाएगा। बीच में न लटकाएं बस। सही। ये तो बहुत ही आपने मतलब आज अच्छी टिप्स दे दी हैं हमारे उसके व्यूअर्स को, ताकि वो भी अगर कोई कल को अप्लाई करने कहीं जा रहे हो तो वो इस चीज़ों को खास ख्याल रखें। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं कि जब आप एज एन एचआर एग्जीक्यूटिव आप मतलब क्या चीज़ एक समझती हैं कि ये तो मस्ट होनी चाहिए इस एम्प्लॉय में, या आपकी कंपनी उसको, जैसे कॉम्पास में आप काम करती हैं, या आपकी कंपनी उसको प्रेफर करती हो कि नहीं यार कुछ हो ना हो लेकिन एटलीस्ट ये चीज़ होनी चाहिए, वेदर इट कैन बी कम्युनिकेशन स्किल्स और ड्रेसिंग कोड ऑफ कंडक्ट, तो वो क्या मतलब आप लोग की कंपनी को प्रेफर? कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती है। बहुत मैटर करती है। आपको बोलने का तरीका फन आना चाहिए, चाहे आपकी पोजीशन कुछ भी है। जैसे अब एचआर के लिए तो खास तौर पे यही है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो आपकी पीपल मैनेजमेंट अच्छी होगी। बिल्कुल होगी। पीपल मैनेजमेंट अच्छी होगी तो आपकी जॉब अच्छी गुजरेगी। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मेरे ख्याल से मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में ये कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर कर रही होती है। सही। अगर आपने सब कुछ किया हुआ है लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं तो वो किसी काम तो आपने ये सब एक्सपीरियंस करके सीखा, या मतलब आप एक होता है ना एक
ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड होती है या इनहेरिटेड होती है, तो आपने ये सब क्या था, एक्सपीरियंस करके सीखा या इनहेरिट? एक्सपीरियंस करके सीखा। ज्यादातर मैंने कंसल्टेंसी से सीखा क्योंकि वहां पे सीखने का मार्जिन बहुत था। मैं जब डिफरेंट कंपनीज के साथ काम करती थी तो डिफरेंट कंपनीज का मैंने एक्सपोजर लिया, तो हर जैसे शान में मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि हर कंपनी का अलग अपना शान एनवायरनमेंट है। फूड्स में मैंने सबसे ज्यादा शायद सीखा ही शान फूड्स में, क्योंकि अच्छा। वो बाकी क्लाइंट्स हमारे ऐसे थे कि हम उनके हेड ऑफिस में नहीं जाते थे, हमारा सही। अलाउ नहीं होता था, लेकिन शान में हम खुद बैठ के उनके साथ, उनके एचआर के साथ बैठ के काम करते थे, तो वहां जाके मैंने बहुत कुछ सीखा। तो चलिए, ये वहां तो- पे सीखने का बहुत मार्जिन था। ये तो बहुत अच्छी बात है। बाकी थैंक यू सो मच आयशा फॉर गिविंग अस अ टाइम, एंड इट्स अ वेरी ऑनर फॉर अस टू होस्ट दिस फॉर यू। थैंक यू सो मच आयशा। थैंक यू सो मच।